हेलो, विवेकानंद फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। हेलो गाइज, देखिएगा हमने कल लास्ट क्लास के अंदर सिलेबस की बात की थी, 12th क्लास की फिजिक्स के सिलेबस की बात की थी और अंक भार की भी बात की थी कि हम इस साल पूरे ईयर में क्या पढ़ने वाले हैं और आपका जो अंक भार है वो कितने का रहेगा। तो आज से हम अपने स्टडी चालू करते हैं और फर्स्ट यूनिट की बात हमने की थी कि फर्स्ट यूनिट हमारा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और उसके अंदर भी सबसे पहले हम बात करते हैं तो उसके चार चैप्टर में उसको डिवाइड कर रखा है, ये भी मैंने उस टाइम आपको बताया था। वो चार चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। सेकेंड चैप्टर है गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चौथा जो लास्ट जो चैप्टर है वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम शुरू से ही अध्ययन करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करने से पहले हमें इस यूनिट का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका भी हमें पता होना चाहिए ये इसका मीन्स क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले गाइस हम पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के नाम से स्पष्ट है कि स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ है स्थिर आवेशों का भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में हम अध्ययन करेंगे उसके प्रभाव हो, चाहे उनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाओं हो, उनका जिस शाखा में हम अध्ययन करेंगे वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। तो फिजिक्स की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न प्रभावों तथा परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। स्टेशनरी चार्ज, देखिएगा हम बात करें चार्ज, कोई भी आवेश मान लो क्यों है, यदि उसकी वेलोसिटी 0 है इसका मतलब ये क्या है? स्टेशनरी है, स्थिर चार्ज है। यदि ये स्थिर चार्ज है तो फिर ये अपने चारों तरफ कोई भी प्रभाव उत्पन्न करता है तथा यदि कोई अन्य चार्ज इसके पास आता है तो ये इससे कोई अन्योन्य क्रिया करता है। तो इन क्रियाओं का या इन प्रभावों का जो अध्ययन जिसमें करेंगे वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। यदि ये चार्ज क्यों कि वेलोसिटी यदि 0 नहीं है तो हम देखेंगे आगे ये दो प्रकार का फील्ड उत्पन्न करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इन दोनों की परिचर्चा हम आगे के जो हमारे यूनिट्स हैं उसमें करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ हमें इन चारों चैप्टरों में सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्ज मतलब स्थिर आवेशों की बात करनी है जिनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी, जिनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें विद्युत आवेश। इसके अंदर नाम आया आवेश और वो भी कौन सा आवेश? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की हिस्ट्री क्या है? विद्युत आवेश आया कहां से? विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले ग्रीस नाम के वैज्ञानिक, सबसे पहले ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक हुआ करते, थैलस। ग्रीस के एक वैज्ञानिक कौन थे? थैलस। उन्होंने बताया कि जब एम्बर को ऊन से या हम कहें रेशेदार कपड़े से रगड़ा गया, इन्होंने उसके साथ घर्षण करवाया तो देखा कि जो ये एम्बर था, एम्बर क्या है? एम्बर एक बहुमूल्यवान पत्थर जो की तरह है और ये पत्थर है जिसको हम इससे रगड़ते हैं तो तथा इसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास, कागज के टुकड़े या फिर फुस्से के तिनकों के पास में जब लाते हैं तो यह एम्बर इनको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अलग से इसके अंदर गुण आया है उस गुण का ही क्या नाम है? विद्युत आवेश। इसके अंदर जो अलग से गुण आया है उसी का नाम क्या है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, फिर आगे जैसे जैसे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो भी इनके द्वारा वैसा ही व्यवहार दर्शाया गया। कांच की छड़ हो चाहे रेशम हो, ये भी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को, घास-फूस के तिनकों को अपनी तरफ क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इनमें एक अलग से गुण आया है। इस लाक्षणिक गुण को या इस मूलभूत गुण को ही क्या नाम दिया गया? विद्युत आवेश।
अब जैसे ही किसी पदार्थ पर यह लाक्षणिक गुण आया तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आवेशित पदार्थ कहलाएगा। वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आवेशित पदार्थ कहलाएगा। मतलब चार्ज हो गया है, कांच की छड़ मानेगा चाहे रेशम मानेगा, ये दोनों ही कौन से पदार्थ कहलाएंगे, आवेशित पदार्थ। इन्हीं के आधार पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई और सबसे पहले जो हम परिभाषा पढ़ेंगे वो देखिएगा, विद्युत आवेश पदार्थ का वह निज गुण जिसकी उपस्थिति में पदार्थ, यदि मान लो कोई भी वस्तु है उसके ऊपर यदि वो निज गुण आ गया तो वो पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ये भी हम बताएंगे। जब चार्ज स्टेशनरी है, स्थिर है, तो सदैव ही इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, और जब यदि वो गतिशील होता है तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसकी उपस्थिति में पदार्थ कौन कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी या मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करे या कोई एक उत्पन्न कर सकता है, तो वह जो गुण है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। इसके बाद में क्या है, आवेश पदार्थ को निर्मित करने वाले कणों का निज गुण है। वास्तव में ये भी देखने वाली योग्य बात है कि आवेश जो है पदार्थ को जो बनाने वाले मूलभूत कण हैं उन्हीं का एक गुण है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पदार्थ को बनाने वाले कौन कौन हैं। तो हम बात करते हैं पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है। तो आप जानते हैं कि पदार्थ की सूक्ष्म जो इकाई है वो क्या है, पदार्थ की सूक्ष्म इकाई जो है वो है परमाणु। तो पदार्थ जो है वो किनसे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु की जब हम हिस्ट्री को देखें तो परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, और इसकी बाह्य कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हम ये देखते हैं यहाँ कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन पार्टिकल होता है, और दूसरा प्रोटॉन की जब हम बात करें तो ये है पॉजिटिव, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक आवेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह ऋणात्मक आवेशित होता है, इन पे अलग चार्ज होता है। तो इन मूल कणों पे खुद पे आवेश है, इसका मतलब उस पदार्थ के अंदर आवेश तो है, परंतु हम क्या देखते हैं कि कोई भी पदार्थ स्वतंत्र रूप से उदासीन होता है। जैसे मैं बात करूं इस एक परमाणु की, चाहे वो किसी का परमाणु हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो हीलियम का हो, चाहे वो किसी धातु अधातु किसी का भी हो, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना उनमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और हम जानते हैं कि दोनों चार्ज मिलके कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि सदैव कोई भी परमाणु या कोई भी पदार्थ स्वतंत्र रूप से उदासीन होता है। उसको हम किसी भी विधि द्वारा, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम किसी को घर्षण करवा के, जैसे हमने एम्बर को कहा कि जब ऊन के कपड़े से घर्षण करवाएं, कागज के रेशम के कपड़े को हमने कांच की छड़ से घर्षण करवाया, तो कोई ना कोई प्रक्रिया के द्वारा हम उन पदार्थों को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश के बारे में कि आवेश जो है उसके कितने टाइप हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के 2 टाइप्स हैं। आवेश के कितने टाइप्स हैं, 2। पहला टाइप है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा टाइप है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज है इनको हम शॉर्टकट में ऐसा लेकर चलेंगे, आगे देखिएगा आप सिर्फ ऐसा ही लिखेंगे। नेगेटिव की जगह ये लिखेंगे, पॉजिटिव की जगह ये लिखे आपको बताएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों का जो नामकरण, ये 2 प्रकार ये किसने बताए, तो ये बताए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने आवेशों का वर्गीकरण किया कि आवेश के 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने पॉजिटिव किसको नाम दिया, नेगेटिव किसको नाम दिया। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि उन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कांच की छड़ को
कांच की छड़ को उन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो उन्होंने ये कहा कि अब दोनों ही पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग गया। इसका मतलब दोनों पदार्थ क्या हो गए, आवेशित हो गए। और उन्होंने ये कह दिया कि भाई सदैव आपको ये मान लेना है आज से कि कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिव रहेगी और रेशम का जो कपड़ा है ये आपका क्या रहेगा, निगेटिव। और यहीं से पॉजिटिव और निगेटिव की जो विचारधाराएं हैं वो चलती आई हैं। अब हमें यदि किसी भी वस्तु पे हमें पता करना हो कि कौन सी वस्तु जो है वो पॉजिटिव चार्ज की है और कौन सी वस्तु क्या है, निगेटिव चार्ज की है, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कैसे बता सकते हैं। नहीं समझे तो मैं बता दूं आपको एक बार कि मान लीजिएगा कि ये कोई वस्तु है जिसके ऊपर पॉजिटिव कोई चार्ज है, हमें पता नहीं कौन सा चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसकी जांच कैसे करेंगे कि ये वस्तु किस आवेश से आवेशित है। तो मैं सीधा सा काम करूंगा, कांच की छड़ लाऊंगा, रेशम का टुकड़ा लाऊंगा, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ूंगा, घिसूंगा, तो घर्षण के फलस्वरूप इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस कांच की छड़ को इसके पास में लेकर आता हूं। तो जैसे ही आप इसके पास में लेकर आओगे इस पॉजिटिव चार्ज वाली कांच की छड़ को, तो या तो ये छड़ दूर भागेगी या ये छड़ इसके पास आएगी। ऐसा क्यों, तो मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि सदैव सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण की प्रकृति होती है। विजातीय आवेशों में आकर्षण की प्रकृति होती है। ये ध्यान में रखना है। मीन्स क्या हुआ, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस प्लस और प्लस माइनस ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे एक दूसरे का। तो यहाँ देखिएगा, यदि यह कांच की छड़ इसको आकर्षित करती है तो 100% इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यदि यह छड़ इसको रिपल्सिव करती है, इसको प्रतिकर्षित करती है, तो 100% इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये लो जी, यहाँ से चार्ज की जो मूलभूत जो बात है या चार्ज किस पे कौन सा है, ये यहाँ से चालू हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया। अब इसके आगे जब हम बात करें कि यदि कोई चार्ज किसी पे आता है तो फिर उस वस्तु पे क्या इफेक्ट पड़ते होंगे, तो इसकी हम बात करते हैं। देखो, जब कोई हम जैसे घर्षण प्रक्रिया हो चाहे कोई भी प्रक्रिया से हम यदि किसी वस्तु को हम अभी पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को हम किस किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। आपके सिलेबस में या कहें कि 3 प्रकार की विधियां हैं और घर्षण द्वारा आवेशन हमने इतनी देर पढ़ाई है। तो जब भी किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है, जैसे मैंने कहा कि इस वस्तु को मैंने रगड़ा और दोनों क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मीन क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकले और इसके पास आ गए, इससे इलेक्ट्रॉन निकले इसके पास आ गए, और जिससे निकलते हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज की हो जाती है और जिसमें गए वो नेगेटिव चार्ज की हो जाती है। तो आप सोचोगे ये कैसे हो गया, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें देखिएगा, मान लीजिएगा ये एक परमाणु है जिसके नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं, 10। न्यूट्रॉन भी हैं, 10 प्रोटॉन की बात करते हो तो वे न्यूट्रॉन तो वैसे भी उदासीन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 10 ही हैं। ओके, इसके पास में हम देखें, इसके पास में हमने कहा भाई 7 प्रोटॉन हैं और 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ऐसा आपको पता भी होगा कि किसी भी परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाह्य कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां से जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा
तो क्या होगा, देखो इस टाइम 10 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर रहे हैं, 0, मतलब ये एक चार्जलेस है। मैंने कहा ना स्वतंत्र अवस्था में चार्ज रहित उदासीन रहता है। ये भी 7 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन 0, मतलब इस पर भी कोई चार्ज नहीं है स्वतंत्र अवस्था में। परंतु मैंने दोनों को घर्षित करवाया तो क्या हुआ, मैंने देखा कि इससे माना कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और इस पे चले गए, तो मैं ये पाऊंगा कि इसके अंदर 8 क्या रह गए, प्रोटॉन। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं निकाले, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, सॉरी। यहाँ प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं, जबकि यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहे, 8। इधर मैंने देखा तो इधर देखा तो क्या हुआ कि 2 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले थे वो इसके पास चले गए। यहाँ भी क्या हुआ, प्रोटोनों में तो कोई बदलाव नहीं आया, परंतु 7 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिएगा, जब मैं 10 प्लस 8 करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, है प्लस का 2। ये 8 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 क्या है, प्रोटॉन है। तो मेरे पास 2 प्रोटॉन शेष बचेंगे आवेश नेगलेक्ट होने के बाद में। इसके बाद में मैं बात करूं तो देखो ये 7 प्रोटॉन और ये 9 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका चार्ज धनात्मक, इसका चार्ज ऋणात्मक है, और जब इनको आवेशों को जब जोड़ेंगे तो मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, रहे 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुएं आवेशित हो चुकी हैं, एक धन आवेशित हो चुकी है वो एक ऋण आवेशित हो चुकी है। इस पे धनात्मक आवेश ज्यादा हो गया इसमें टोटली मिला के, और इसमें ऋण आवेश ज्यादा हो गया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु चार्ज कैसे होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और किस प्रकार से वस्तुएं आवेशित होती हैं। जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि इनके द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन होता होगा, जरूर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की मैं बात करूं, मैं चार्ज बता दूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आप जानते हैं। और निगेटिव प्रोटॉन पर चार्ज जो है वो भी आप जानते होंगे, परिमाण में बराबर होता है पर धनात्मक होता है, इतना। जब द्रव्यमान की बात करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो है 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो वो अपना द्रव्यमान तो लेकर जाएगा साथ में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन के इतना द्रव्यमान चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और जिस पर द्रव्यमान है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा जिससे इसका द्रव्यमान घटेगा। इसका मतलब है इस वस्तु का द्रव्यमान घट गया है और इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ गया है। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे हम इस द्रव्यमान को गुणा करा देंगे, उतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, और उसका उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं कि वस्तु को हम चार्ज करें तो फिर कैसे करें। तो चार्ज करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, और सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, हम तीनों का अलग अलग अध्ययन करते हैं कि तीनों ही विधियों से हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, और पहली विधि से हम चार्ज किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। जब किन्हीं भी 2 वस्तुओं को हम
पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, देखिएगा जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को घर्षित करवाते हैं, एक वस्तु मेरे पास में यह है और दूसरी वस्तु मेरे पास में यह है। हमने शुरू में देखा कि टोटल चार्ज इस पे शुरू में कितना था 0 और इस पे भी टोटल चार्ज कितना था 0, दोनों ही उदासीन थे। हमने इनको घर्षण करवाया तो हम कहेंगे घर्षण के बाद, घर्षण के बाद, घर्षण के बाद में क्या हुआ, हमने देखा कि इस वस्तु पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया और उतना ही हमने ये देखा कि इस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि दोनों के ऊपर चार्ज तो अलग अलग आए और परिमाण में क्या आए, बराबर आए। क्यों? यहां प्रोटॉन कितने, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब धनात्मक आवेश कितना, 6। अब यहां मैं बात करूं तो Q, इस पर आवेश है Q1 और इस पर आवेश है कितना, Q2। जितना यहां धनात्मक आवेश है उतना इस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक। परंतु मैं ये कहूंगा कि Q1 का परिमाण Q2 के परिमाण के क्या है, बराबर है। परिमाण का मतलब है संख्या में, मान में बराबर है, परंतु प्रकृति विपरीत है। जितना आवेश यहां से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में गए, इसका मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉनों जितना ऋणात्मक आवेश हो गया और यहाँ 6 प्रोटॉन जितना धनात्मक आवेश हो गया। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समविद्युत क्या होते हैं, बराबर होते हैं परिमाण में। तो हमने ये देखा कि घर्षण द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि घर्षण द्वारा आवेशन जब भी होता है ना, तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर प्रकृति में विपरीत और परिमाण में समान होता है। Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बराबर आएगा, जबकि प्रकृति विपरीत होगी, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये बात ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूछ सकता है, कोई भी वाइवा ले तो ये पूछ सकता है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर किस प्रकार के आवेश वितरित होते हैं, कितना परिमाण में आवेश रहता है, तो आपको ये चीजें आपको बतानी है। अब अगली विधि की बात करते हैं। तो दूसरा विधि हमारा कौन सा है, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, तो हम जानते हैं कि पदार्थों को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है चालक पदार्थ और एक होता है कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ में हम चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है एक स्थान से दूसरे स्थान हम चालकों में होता है। ये हम द्वारा हमें आवेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा। तो हम मान लीजिएगा दो समान द्रव्यमान के दो पदार्थ के गोले लेते हैं, समान पदार्थ के समान द्रव्यमान के दो गोले लिए हमने। एक को हमने क्या कर दिया, आवेशित कर रखा है, जिस पर हमने देखा कि धनात्मक आवेश है, और दूसरा जो है इस पे चार्ज मान लें कि Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब है ये कैसी वस्तु है, ये है अनावेशित। ये कैसी वस्तु है, यह वस्तु कैसी है, अनावेशित। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को संपर्क में लाते हैं। तो संपर्क में लाएंगे तो इनमें क्या होगा, संपर्क में लाने पर चालन द्वारा इनमें क्या होगा, आवेशन होगा। ये जो आवेश धनावेश है वो किस प्रकार से वितरित हो जाएगा उसको देखने की आवश्यकता है। ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, यदि यह दोनों वस्तुएं समान द्रव्यमान की हैं, तो इसका मतलब है इस दोनों पे आवेश बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। इस पर और इस पर भी 3 धनावेश आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले ये बॉडी थी वो आवेशित थी और ये अनावेशित थी। अब दोनों ही के ऊपर बराबर बराबर चार्ज आया। हम ये कह सकते हैं कि Q1 डैश की वैल्यू हो गई Q1/2 और Q2 डैश की वैल्यू हो गई Q1/2।
मतलब Q1 डैश और Q2 डैश आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और दूसरी बात, इनकी दोनों की प्रकृति जो है वो क्या होगी, समान होगी। प्रकृति क्या होगी, समान, मतलब या तो दोनों पे धनावेश आएगा या दोनों पे क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। हमने ऊपर वाले में क्या देखा, घर्षण द्वारा आवेश में हमने क्या देखा कि एक पे धनावेश आता है और एक पे ऋणावेश आता है। परिमाण में वो भी बराबर थे और यहाँ तो परिमाण में बराबर होने के साथ साथ क्या है, प्रकृति में भी क्या है, समान है। ये दूसरी विधि हुई चालन द्वारा आवेशन की। तो इसमें मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि चालन द्वारा आवेशन जो है वो चालकों के अंदर होता है और जो हमारे पदार्थ है वो दो भागों में डिवाइड है, चालक और दूसरा कुचालक। ओके, इसके बाद में देखिएगा तीसरी जो विधि हमारी है वो है, तीसरी विधि हमारी जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है ये देखने वाली बात है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर हम देखें तो देखिएगा ये कोई वस्तु है जो कि अनावेशित है, या मैं कहूं कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो जीरो है। Q इज इक्वल टू जीरो, चार्जलेस, अनावेशित है। अब मैं इसके पास में दूसरी कोई वस्तु लेकर जाता हूं जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ओके, मैंने देखा कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, धनावेश है। अब इस धनावेश वाली जब प्लेट को या छड़ को मैं जब इस अनावेशित वस्तु के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे क्या देखेगा कि जैसे ही हम इसके पास लेकर जाएंगे तो इस वस्तु के इस वस्तु पर उपस्थित धनावेश और ऋणावेश, मतलब हमने कहा था कि पदार्थ वैसे विद्युत उदासीन होता है, जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, उसमें ऋणावेश होता है। तो इसके अंदर उपस्थित धनावेश और ऋणावेश का पुनर्वितरण होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे ही ये पास आते हैं तो जो आपकी ये वस्तु है इसके अंदर जैसे ही इसको हमने पास में लेकर आए, इस धनावेश को पास में लेकर आए, वैसे ही इस वस्तु के ऋणावेश जो हैं वो इस धनावेश से आकर्षित होंगे और जो धनावेश हैं वो इससे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना ऋणावेश था उतने धनावेश था। ये विद्युत रूप से पहले क्या था, उदासीन था। बट अब हमने क्या किया, एक छड़ जो धनावेशी थी इसके पास में लेकर आए तो यह इससे प्रेरित होकर, ये एक प्रकार से इसका नाम भी इसलिए पड़ा प्रेरण, इंडक्शन, क्योंकि ये जो अनावेशित वस्तु थी इससे प्रेरित हुई है। मतलब इसका धनावेश इसके ऋणावेश को इसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, और जो इसके धनावेश को क्या कर दिया, इसने प्रतिकर्षित, विपर्षित कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉडी में दो चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग साइड में डिवाइड हो गए। तो हमें तो इसको सिर्फ एक चार्ज से चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम चार्ज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि इस वस्तु, इसको तो हटा लिया जाएगा, ये जो हमारी धनात्मक प्लेट है इसको तो हम हटा लेंगे। कैसे, पहले इसको हम क्या कर दें, इसको हम पृथ्वी से संपर्कित कर दें, पृथ्वी से। तो हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी जो है हम जानते हैं ऋणावेश का गोला है। पृथ्वी हमारा जो है वो पूरा का पूरा क्या है, निगेटिव चार्जेस का एक क्या है, एक स्फीयर है जिसके अंदर बहुत सारा निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से निगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आता है। जैसे कि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, या मैं कहूँ निगेटिव चार्ज इधर आता है और इस धनावेश के साथ में क्रिया करके इसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ये धनात्मक आवेश जितना यहाँ है उतना ही इधर से ऋणात्मक आवेश आकर इसको क्या कर देता है, न्यूट्रल। तो हम क्या देखते हैं, अब ओनली सिर्फ इस वस्तु के ऊपर कौन सा चार्ज है, ऋणावेश है। अब हम इसको हटा लेंगे तो हमारे पास हम देखेंगे कि इस वस्तु के ऊपर ऋणावेश चारों तरफ वितरित हो जाएगा और ये वस्तु जो है वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज युक्त हो जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यदि हम मान लीजिएगा आप यहाँ क्या लेते हैं, निगेटिव चार्ज की कोई पट्टिका लेते हो या निगेटिव चार्ज का कोई पदार्थ लेते हो, इसके पास में लाते हो, तो क्या होता, तो हमारा डायग्राम थोड़ा यूं बनता। हमारे पास में इस वस्तु के ऊपर क्या होता, जैसे ही हम इसके पास में लेकर आए नेगेटिव चार्ज को, तो इधर आता पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके जो धनावेश जितना लिखा है इसमें वो तो इधर आता है, और उतना ही जो ऋणावेश इसमें था
वो प्रतिकर्षित होकर इधर चला जाता। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी से इसको संपर्कित करते हैं इस साइड को, तो ये सारा का सारा, क्योंकि ये तो ऋणावेशित पदार्थ बोला है, तो सारा का सारा ऋणावेश कहां से जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। और वापिस से हम इसको जब अलग करेंगे तो ये जो हमारा गोला है इसको अलग करेंगे तो ये हमारा गोला कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो ये हमारे आवेशन की विधियां थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, हमने वस्तुओं के आवेशन को पढ़ा तो इससे मेन रिजल्ट क्या निकल के आए वो देखने वाली बात है, तो वो देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी या धनावेशित होगी तो उनकी मास में क्या इफेक्ट आएगा, मास इफेक्ट क्या होगा। तो मास इफेक्ट की जब मैं बात करूं तो मास इफेक्ट जो है वो होगा, मैंने पहले ही बताया था, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर तो इसका द्रव्यमान m कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात करूं तो देखो, विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, हमने पहले भी देखा कि कोई भी वस्तु जब आवेशित होती है, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई न कोई चार्ज आता है तो ये क्या हो गई, ये वस्तु हो गई आवेशित। और आवेशित वस्तु के पास में जब हम कोई भी वस्तु जैसे कागज का टुकड़ा, हल्की कोई भी तिनका लेकर आते हैं तो ये इसको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि ये चीजें हैं कैसी, वास्तव में ये चीजें सभी कैसी हैं, अनावेशित हैं, फिर भी ये इसको क्या करती है, आकर्षित करती है। मैं दूसरा ये कहूं, इस वस्तु पे चार्ज है पॉजिटिव, तो मैं यदि किसी भी नेगेटिव वस्तु को इसके पास में लाऊंगा तो ये इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। इसका मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो वस्तु मैं लेकर आया हूं ये वास्तव में नेगेटिव चार्ज वाली है क्या, नहीं जी, अनावेशित वस्तु को भी ये आकर्षित कर रहा है और ये नेगेटिव को भी आकर्षित कर रहा है। तो अभी यहां से पता नहीं चलता, तो फिर किससे पता चलेगा। अब देखिएगा, मान लीजिएगा इस वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने आवेशित कर दिया, मतलब वस्तु कैसी है, आवेशित। अब मैं यदि किसी वस्तु को लेकर आता हूं यहाँ पे, इस पे यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। यदि इस वस्तु में नेगेटिव चार्ज है तो इस वस्तु पर भी नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो हम समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के ऊपर कोई चार्ज है और यदि उसको हमें पता करना है कि इसके ऊपर मतलब कैसा चार्ज है और दूसरी वस्तु पे चार्ज सही है या नहीं है, दूसरी वस्तु पे चार्ज है या नहीं है, तो हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रतिकर्षण रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को किसी के संपर्क में लाते हैं, किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में, यदि वो उसको आकर्षित कर रही है तो वो वस्तु अनावेशित भी हो सकती है और वो आवेशित भी हो सकती है। यहाँ से तो ये प्रकट हो रहा है। दूसरा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये वस्तु जो है वो समान प्रकृति की, मतलब ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। यदि ऋणावेशित प्लेट है, दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, इसका मतलब ये भी कैसी प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है। इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं कि विद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण। मतलब हम ये बता सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, यहाँ कोई पता नहीं चल रहा। इसके आगे हम बात करें कि मतलब आवेश का सहसूचन हमें यदि करना है, आवेश का यदि हमें मान ज्ञात करना है तो कई विधियां आपके दे रखी हैं। आपके एक विधि दे रखी है, कई विधियां इसकी हैं। पहली विधि जो है वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, प्रक्षेप धारामापी। ये सारे के सारे जो उपकरण हैं वो किसके यूज में लिए जाते हैं, आपके आवेश के सहसूचन और आवेश के मान ज्ञात करने के लिए। और आपके कोर्स के अंदर जो है वो है स्वर्ण विद्युतदर्शी। तो इसको हम कल अगली क्लास के अंदर
मतलब अगली क्लास के अंदर हम इसको रेगुलरली पढ़ेंगे, जो भी इसके अंदर आगे आएगा वो पढ़ा जाएगा। ठीक है।